स्वागत है आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यानी कि CDP की हम बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, 30 क्वेश्चन की सीरीज है। इससे पहले हम एक सीरीज चला रहे थे EVS की, हमने 3 सीरीज चला दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप तीनों सीरीज देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, ठीक है। और ये भी जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ये भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ये इसका पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आगे आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और तब तक आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज लाइव स्ट्रीम को आप लाइक करके, और चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर दो, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, या फिर सीखने में रुचि, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि आपको रोटी बनाने आती है, ठीक है। एक विधि तो ये हो गई कि आपको रोटी बनाने आती है, लेकिन आपसे कोई कहता है कि भाई पराठा भी बना दो, ठीक है। तो एक विधि आपको पता है रोटी बनाने की, लेकिन आपको ये भी पता है कि हल्का सा अगर ऑयल लगा देंगे, तेल लगा देंगे, तो पराठा भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन से आपने दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो वही होता है कि सीखने में स्थानांतरण। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। नैतिकता मतलब कि मोरलिटी, ठीक है, ध्यान रखना है, मोरलिटी होती है नैतिकता मतलब। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने पूर्व पारंपरिक अवस्था, या फिर पारंपरिक अवस्था, सी ऑप्शन पश्चात पारंपरिक अवस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है। पूर्व पारंपरिक अवस्था होती क्या है, इंग्लिश में कहूं तो वो होती है प्री ट्रेडिशनल स्टेट, ठीक है। प्री ट्रेडिशनल स्टेट होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोई भी काम करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ये चीज बैठा दी जाती है कि अगर ये काम आप करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा, ठीक है। यही होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने क्या प्रयोग किया था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने कुत्ते पर, वन मनुष्यों पर, बिल्ली पर, या फिर चूहों पर, ठीक है। तो कोहलर ने किस पर अपना सिद्धांत किया था, किस पे आजमाया था, वो किया था वन मनुष्यों पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वन मनुष्य, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि या लब्धि वाली बच्चे में भी उच्च होंगे, ठीक है। देखिए जो भी बच्चा तेज होगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा तेज होगी, उसमें हर एक गुण होंगे, लेकिन एक ऐसा गुण नहीं होगा। यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो गुण कौन सा है, ठीक है। जैसे ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है सृजनशीलता, बी ऑप्शन है अध्ययन, सी ऑप्शन है विश्लेषण करने की, और या फिर डी ऑप्शन है अच्छे अंक पाने की, ठीक है। जिसकी उच्च बुद्धि होगी, जिसका दिमाग तेज होगा, देखिए वो अध्ययन में भी तेज होगा, पढ़ने में भी तेज होगा, विश्लेषण करने में तेज होगा, कोई चीज अच्छे तरीके से समझाने में तेज होगा, और डी ऑप्शन आपको दिख रहा है अच्छे अंक को पाता भी होगा वो, ठीक है, क्योंकि अध्ययन अच्छा करेगा तो अच्छे अंक भी पाएगा। लेकिन जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है सृजनशीलता, ठीक है, उसके अंदर कोई जरूर नहीं कि क्रिएटिविटी हो, ठीक है। सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी, वो कोई जरूर नहीं कि वो क्रिएटिव हो, हर काम कर लेता हो, वो पेंटिंग भी कर लेता हो, वो कोई डिजाइन कर लेता हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सृजनशीलता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने अवधि, रुचि, नवीनता, या फिर आकार, ठीक है। देखिए जहां कभी भी हम ध्यान लगाते हैं, जहां कभी भी हमारा मन लगता है, हमारा मन वहीं लगता है जहां पे हमारा इंटरेस्ट होगा, जहां पे हमारी रुचि होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रुचि, ठीक है। तो जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप वीडियो को लाइव स्ट्रीम को एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके, और बगल में आपके एक नोटिफिकेशन का बेल होगा, उसको भी ऑन कर देंगे मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने मृत्यु, बी ऑप्शन है सीखना, सी है प्रेरणा, या फिर डी ऑप्शन है चिंतन, ठीक है। देखिए जब कभी भी हमारे अंदर चेंजिंग आती है, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज आती है, हम जब कभी भी हम कुछ भी सीख करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है,
ठीक है। आपने एक मैथ्स में चैप्टर पढ़ा होगा सांख्यिकी, देखिए उसमें कुछ इस तरीके से जो है डायग्राम बने होते हैं, इस तरीके से इसमें कुछ डेटा दिया रहता है, वही पूछ रहा है कि वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने स्तंभाकृत, बी ऑप्शन है आवर्ती बहुभुज, या फिर सी ऑप्शन है संचयी आवृत्ति, डी ऑप्शन है रेखा चित्र। ठीक है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्तंभाकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके मूल प्रवृत्ति पर, बी ऑप्शन नैतिकता पर, सी ऑप्शन वास्तविकता पर, या फिर डी ऑप्शन ध्यान पर। ठीक है, तो जो शिशु की अधिकांश व्यवहार होती है वो आधारित होती है आपकी मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग अपने अपने आंसर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं आपको रिप्लाई वहीं पर दे रहा हूं। ठीक है, किसी के नाम बोल करके रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी का नाम छूट जाता है तो वो आदमी बुरा मान जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी भी लाइव स्ट्रीम में किसी का नाम नहीं लेता हूं, बल्कि उसके रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूं। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने प्रत्याहन विधि, प्रत्याहन को हम एक नाम और जानते हैं, उसको बोलते हैं संक्षिप्त विधि। ठीक है, बी ऑप्शन आपको है तार्किक विधि, सी ऑप्शन है पहचान विधि, या फिर डी ऑप्शन है पुनः सीखना विधि। ठीक है, तो स्मृति के मापन को नहीं किया जा सकता, वो होता है आपका तार्किक विधि, यानी कि लॉजिकल मेथड, इंग्लिश में कहेंगे लॉजिकल मेथड। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तार्किक विधि। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी का विकास किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो ऑप्शन आपके सामने साइमन, होल्टसमैन, मुर्रे, या फिर बैलक। ठीक है, तो जो टेट का विकास किया था उसके द्वारा किया गया था वो थे आपके मुर्रे साहब। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुर्रे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। अपने अपने आप ऑप्शन जो है अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। ठीक है, तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा। अब ये बाल केंद्रित शिक्षा है क्या, देखिए ये वो शिक्षा है, देखिए जब कभी भी बच्चा जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से, जिस भी विधि से सीखना चाहता है, शिक्षक को उसी हिसाब से उसको समझाना चाहिए और सिखाना चाहिए, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने निरंतरता की सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ कंटिन्यूटी, बी ऑप्शन आपका वर्गीकरण का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन है समन्वय का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर डी ऑप्शन है व्यक्तित्व का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, कक्षा शिक्षण मतलब कि कक्षा में कोई शिक्षण है, जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, उसमें अगर कोई चीज सीखना है तो स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सादृश्य का नियम, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण का नियम, या फिर डी ऑप्शन है साहचर्य का नियम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रत्यक्षीकरण का नियम, इंग्लिश में कहेंगे इसको डिस्क्लोजर। ठीक है, यानी कि जो आंखों से देखकर पढ़ा जाता है उसका जो है ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, और जो भी लोग नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने सामन्वीकरण, विभेदीकरण, तत्परता का नियम, या फिर पृथक्करण। ठीक है, तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा होता है, वो होता है आपका तत्परता का नियम। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, इसको इंग्लिश में कहें हम तो वो होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कंसेप्ट है, दूसरों को सीख कर, दूसरों को देखकर सीखने का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने टोलमैन, बैंडूरा, थॉर्नडाइक, या फिर डी ऑप्शन आपके सामने कोहलर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो होगा बैंडूरा। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि अधिगम का प्रभाव का नियम किसने दिया था। ठीक है, अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपने देखा होगा, वहां बात की गई थी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की, यानी कि जो चीज हम देख करके सीखते हैं वहां की। यहां पर ऑब्जर्वेशन की बात नहीं की जा रही है, यहां पर सिर्फ लर्निंग की बात की जा रही है। तो जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, अधिगम का कॉन्सेप्ट था, वो किसने दिया था? वो दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थॉर्नडाइक। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ठीक है, देखिए आपको अगर किसी भी एक अलग से पोजीशन पे पहुंचना है तो वो तीन चीजें आपके अंदर क्या होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, मैं आपको आंसर ही बता देता हूं, ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ता हूं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहां पे यही करेक्ट ऑप्शन होगा, रुचि, यानी कि जिस भी चीज में आपको रुचि होगी तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाओगे। ठीक है, लक्ष्य यहां पर ऑप्शन दिया ही दिया है। और सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्त का मतलब होता है एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक अलग सा एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन आपके केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर सी ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर डी ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, डी ऑप्शन आपके सामने है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर टर्नर सिंड्रोम, या फिर डी ऑप्शन है विल्सन सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको, जो टोटल होते हैं, अगर बात की जाए टोटल क्रोमोसोम्स की, टोटल गुणसूत्र की, तो वो होते हैं आपके 46। ठीक है, लेकिन अगर पेयर की बात की जाएगी, जोड़े की बात की जाएगी, तो वो होते हैं टोटल 23। ठीक है, लेकिन यहां पर 21वें गुणसूत्र की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिए इसको, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, शायद जल्दी से आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं अब इसका आंसर बता रहा हूं, पूरा ऑप्शन पढ़ने का यहां पर टाइम नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, ये क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए जो अंतर्मुखी लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंट्रोवर्टेड। ठीक है, बहिर्मुखी लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, लेकिन जो उभयमुखी लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एम्फीवियन। ठीक है, तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट जो दिया था, तीनों का क्लासिफिकेशन दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था युंग ने। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके निगमन विधि, बी ऑप्शन आगमन विधि, सी ऑप्शन अंतर्दर्शन विधि, या फिर डी ऑप्शन बहिदर्शन विधि। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए प्लीज। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हो, प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दो, लाइक बहुत ही कम है, तो प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो। चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी जरूर ऑन कर दो। ठीक है, तो जो 23 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका आगमन विधि। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उदाहरण, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किसमें होता है? ठीक है, ऑप्शन में आपको समझा रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है इदम। ठीक है, इदम का मतलब होता है जो भी कमियां, जो भी खूबियां हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, ठीक है, उसको हम इदम बोलते हैं। बी ऑप्शन आपके सामने है अहम। अहम का मतलब हो गया ईगो। ठीक है, ईगो होती है। सी ऑप्शन हो गया परहम। ठीक है, पराहम का मतलब होता है सुपर ईगो। ठीक है, वो किसी भी तरीके से, सुपर ईगो का मतलब हो गया वो कभी भी किसी भी तरीके से सैक्रिफाइस किसी चीज से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पराहम हो गया। डी ऑप्शन है परिस्थिति यानी कि सिचुएशन। ठीक है, तो जो फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण हुआ था उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पराहम यानी कि सुपर ईगो। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
कि व्यवहारवादी किस साइंटिस्ट ने कहा मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि आप मुझे अपना नवजात शिशु दे दो, आप जो भी कहोगे, डॉक्टर कहोगे डॉक्टर बना दूंगा, वकील कहोगे वकील बना दूंगे, आप कहोगे चोर बनाने को तो मैं चोर भी बना दूंगा। तो ये कहा था वॉटसन ने। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ठीक है, ऑप्शन आपके उद्दीपन की तीव्रता, बी ऑप्शन उद्दीपन की उपादेयता, सी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर डी ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता। ठीक है, देखिए उद्दीपन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलेशन, यानी कि किसी भी चीज की एकदम ललक लग जाना। ठीक है, देखिए जब मान लीजिए कि आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, तो आपका जो ध्यान है वो हमेशा खाने की तरफ ही केंद्रित रहेगा। ठीक है, तो इसका भी जो क्वेश्चन है 26, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ध्यान आकर्षित होने में वो होगा उद्दीपन की तीव्रता। बहुत ही तीव्रता से आपका ध्यान उस एक पर्टिकुलर चीज पे आकर्षित होगा जहां पे आप ललायित हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हर एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कर दो। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो आप प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर दो। और लाइव स्ट्रीम में आप नए जुड़ रहे हो तो एक बार प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से क्या छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? ठीक है, किसी छात्र को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट दिलाना है तो कौन सी कला है? ऑप्शन आपके सामने शिक्षण, बी ऑप्शन है सहानुभूति, सी ऑप्शन है समदृष्टि या फिर डी ऑप्शन है प्रेरणा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम उसको अगर मोटिवेट कर देंगे, प्रेरणा का मतलब हो गया मोटिवेशन करना, अगर हम उसको मोटिवेट कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए तो वो लड़का उस चीज के लिए उसकी रुचि और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दूं कि SOR का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए SOR का फुल फॉर्म है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होता है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको किसने किया था? वो किया था आपका इसने वॉटसन ने। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वॉटसन के द्वारा ये चीज प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी का मतलब हो गया इंग्लिश में इंटरवल स्केल, ठीक है, कि समस्त गुण के साथ परम शून्य भी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, डी सी ऑप्शन आपके सामने अंतराल मापनी या फिर डी ऑप्शन है अनुपात मापनी। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, सभी के रिप्लाई यहां पर आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। वो होगा अनुपात मापनी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अनुपात मापनी को हम इंग्लिश में कहेंगे रेशियो स्केल। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये हमने पूरी आज सीडीपी की पूरी जो है सीरीज कर डाली 30 क्वेश्चन की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और जो है चैनल पे नए आया करो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।